Hello friends, today our topic is nationalization of banks in India यानी भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण. This topic is very important for various competition exams such as IAS, RAS, bank exams, SSC and many other exams and academic exams. So let's start it. सबसे पहले हम करते हैं कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के कारण यानी रीजंस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स यानी भारत में या किसी भी देश में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है, जो नेशनलाइजेशन किया जाता है, वो क्यों किया जाता है. सबसे पहले मैं बता दूं आपको, राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकारी बैंक बनाना, यानी जो प्राइवेट बैंक है उनको गवर्नमेंट के बैंक बनाना, उन पे गवर्नमेंट ओनरशिप करना. ठीक है. सबसे पहले इसके कारण देश की सरकार क्यों करती है राष्ट्रीयकरण बैंकों का. इसके पीछे कुछ कारण होते हैं. नंबर 1, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण करने के लिए. नंबर 2, कंट्रोलिंग ऑफ प्राइवेट मोनोपोली यानी जो निजी क्षेत्र जो एकाधिकार स्थापित कर लेता है उस एकाधिकार को नियंत्रित करना. डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना. अटेंशन टू प्रायर सेक्टर वरीयता क्षेत्र में ध्यान देना. दोस्तों, प्रायर सेक्टर का मतलब होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री या जो बैकवर्ड गांव के जो रूरल एरिया में जो सेक्टर्स होते हैं, जो ऑक्यूपेशन होते हैं, खास तौर से एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, उसको प्रायर सेक्टर कहते हैं. तो राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य इन वरीयता क्षेत्रों पर भी ध्यान देना होता है ताकि एग्रीकल्चर वगैरह को अच्छा सा मतलब जो है वो सफिशिएंट लोन वगैरह फंडिंग की जा सके. प्राइवेट सेक्टर को तो उनको लोन देने से बचता है, तो अगर गवर्नमेंट का बैंक वहां पे होते हैं तो ज्यादा उन पे लोन दिया जाता है. फिर है 5 में क्या है, यूनिफॉर्म बैंकिंग पॉलिसी इन होल कंट्री, संपूर्ण देश में एक जैसी बैंकिंग नीति अपनाना. क्योंकि अगर जितने ज्यादा बैंक अगर सरकारी होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, उतनी ही ज्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है आरबीआई के या सरकार के जो रूल्स हैं या जो पॉलिसीज है वो सभी मानेंगे और एक रूप आएगी पॉलिसी के अंदर. देन रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, यानी कुछ सेक्टर या कुछ क्षेत्र या कुछ जो स्टेट है या शहर है वो ज्यादा अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, तो उसमें किसी में कैपिटल की कमी होती है, किसी में कैपिटल ज्यादा होता है. तो इस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए भी राष्ट्रीयकरण का सहारा लेती है सरकार. देन डेवलपिंग बैंकिंग हैबिट्स इन पब्लिक, लोगों में बैंकिंग की आदत का विकास करने के लिए. एंड 8वां बता सकते हो आप, इंक्रीज इन रिसोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट, सरकार के लिए संसाधनों में वृद्धि करना. यानी जितने ज्यादा सरकारी बैंक बनेंगे, यानी राष्ट्रीयकरण यानी निजी क्षेत्रों से सरकारी बैंकों में परिवर्तित होंगे, तो जो ज्यादा सरकारी बैंक होंगे वो गवर्नमेंट को भी लोन देते हैं डेवलपमेंट काम के लिए, तो सरकार के पास भी ज्यादा रिसोर्स के साधन उपलब्ध होंगे. अब देखिए, हम करते हैं भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण का इतिहास करते हैं कि कब कब राष्ट्रीयकरण या नेशनलाइजेशन हुआ. देखो, 19 जुलाई यानी 19 जुलाई 1969 को देश के उन 14 यानी 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया या निजी क्षेत्रों से सरकारी बैंक बनाया गया जिनकी जो जमाएं है, जो डिपॉजिट्स है, वो 50 करोड़ रुपए से ज्यादा थी. ठीक है. ये 14 बैंक कौन से थे, 14 बैंक कौन से थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया, 19 जुलाई 1969 को. अभी कौन कौन से थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक जिसको हम यूको बैंक बोलते हैं, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है. तो ये 14 बैंकों के नाम हैं जिनका सबसे पहले राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया था. कब किया गया था, 19 जुलाई 1969 को. इससे पहले भी कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, लेकिन 19 जुलाई 1969 को इन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, इनको सरकारी बैंक के रूप में बदला गया था. ठीक है. फिर देखिए, 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, यानी फिर से राष्ट्रीयकरण हुआ. कब हुआ, 15 अप्रैल 1980 को 6 प्राइवेट बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ जिनकी जमा जो पैसा कितना था उनके पास, डिपॉजिट कितना था, 200 करोड़ रुपए से ज्यादा थी. यानी जिन 6 प्राइवेट बैंकों की जो डिपॉजिट थी, जमा थी पैसा, वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा था, उनका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया. ये 6 बैंक कौन से थे, आंध्रा बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक,
कॉरपोरेशन बैंक एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ठीक है, तो इन 6 बैंकों का भी 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी इनको भी निजी से सरकारी बैंक बनाया गया। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि इसमें जो राष्ट्रीयकरण में क्या किया जाता है, या तो पूरी तरीके से सरकारी बना दिया जाता है, या 50% से ज्यादा जो शेयर होता है वो गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, यहाँ पे मत समझ लेना कि पूरा 100% गवर्नमेंट का शेयर होता है। अगर 50% या 50% से ज्यादा का शेयर होता है ना सरकार का, तो सरकार का बैंक भी माना जा सकता है, राष्ट्रीयकरण माना जा सकता है उसका। ये जरूरी नहीं कि 100% शेयर सरकार का हो। ठीक है, आइए फिर एक चीज नोट कीजिएगा, 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया, जिससे राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से कम होकर 19 हो गई। देखो ये डेट्स आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो जैसे 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर क्या किया गया, 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया और उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक ही रखा गया। ठीक है, तो जो एक बैंक है वो कम हो गया, 20 से घट के कितना हो गया, 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हो गए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक चीज देखिए, आपने भी नोट किया होगा, 2 लिस्टें मैंने आपको दिखाई, एक में 14 बैंकों की लिस्ट थी, एक में 6 बैंकों की लिस्ट थी, लेकिन इसमें एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई का नाम नहीं था। क्यों नहीं था? उपरोक्त लिस्ट में एसबीआई शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि एसबीआई इससे पहले ही 1955 में ही सरकारी बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक बन चुका था। दोस्तों यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, इससे मैं एक अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एसबीआई की डिटेल बताऊंगा आपको कि एसबीआई कब बना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसमें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ये कैसे बैंक बना और इसके फीचर्स क्या क्या है, मैं सब आपको एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज एसबीआई का टॉपिक भी काफी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण आता है, तो मैं इसका एक पूरा वीडियो अलग से बनाऊंगा एसबीआई के लिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, यानी एट प्रेजेंट व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया। आइए दोस्तों, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 30 अगस्त 2019 को घोषणा करके 10 बैंकों को आपस में मिलाकर यानी मर्ज करके 4 बड़े बैंक बनाने का निर्णय लिया, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ। ठीक है, इसके कारण वर्तमान में राष्ट्रीयकृत या नेशनलाइज्ड बैंकों की संख्या केवल 12 यानी 12 रह गई है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि वर्तमान में भारत देश में, हमारे देश में नेशनलाइज्ड या राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ये है 12 यानी 12, ओनली 12। ठीक है, और ये कौन से बैंक है? 12 बैंक कौन से, नाम याद रखिए इनका, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 12 बैंक है जो एट प्रेजेंट में नेशनलाइज्ड है। बाकी बैंकों को जो पहले 20 से ज्यादा थे, 27 भी हो चुके थे, लेकिन कुछ बैंकों को मर्ज भी 2-3 साल पहले भी किया गया था। तो बैंकों की मर्जिंग करके अब केवल 12 बैंक ही ऐसे हैं, 12 बैंक ही ऐसे रह गए हैं जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इंडिया के अंदर। इनके नाम जरूर याद रखिए, एग्जाम में आ सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, देखिए जो मर्ज हुआ है अभी ये 2019 में वो क्या क्या हुआ है। पहला मर्जिंग हुआ, देखिए पंजाब नेशनल बैंक को मर्ज किया गया आपस में किसके साथ? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। और नाम क्या रखा गया इसका? पंजाब नेशनल बैंक। यानी 3 बैंकों को मिलाया गया, पंजाब नेशनल बैंक को, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। ठीक है, इनको मिला के एक बैंक बनाया गया है और इसका नाम रखा गया है पंजाब नेशनल बैंक। फिर देखिए कैनरा बैंक को मिलाया गया है सिंडिकेट बैंक के साथ और इसका नाम रखा गया है कैनरा बैंक। फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज किया गया है आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक के साथ और इसका नाम रखा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। फिर देखिए इंडियन बैंक को मर्ज किया गया है इलाहाबाद बैंक के साथ और नाम रखा गया है इसका इंडियन बैंक। अब देखिए दोस्तों, मैं फिर से एक लिस्ट को ध्यान से देखिएगा कि 3 बैंकों को मिलाया गया है, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। और इसका जो मुख्य बैंक, जो मुख्य रहेगा नाम इसका क्या रहेगा? अभी भी पंजाब नेशनल बैंक रहेगा। इलाहाबाद बैंक का मर्ज किया गया है इंडियन बैंक में, तो लेकिन इनका नाम रहेगा इंडियन बैंक। सिंडिकेट बैंक का मर्जिंग किया गया है कैनरा बैंक में और नाम रहेगा कैनरा बैंक।
और आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक की मर्जिंग की गई है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में और नाम रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, जो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो 10 बड़े बैंकों का मर्जिंग करके 4 बड़े बैंक बनाए हैं, उससे हमारे देश को क्या-क्या लाभ प्रॉफिट मिलेंगे। जो उनका तर्क है, जो अर्थशास्त्रियों का तर्क है एट प्रेजेंट में, कि बैंकों की मर्जिंग करने से हमारे देश को क्या प्रॉफिट मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा। नंबर 1 देखिए, देश के सरकारी बैंकों की उधार देने की क्षमता बढ़ जाएगी, यानी द लैंडिंग कैपेसिटी ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक विल बी इंक्रीज्ड। ठीक है, बैंकों की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, यानी जो एफिशिएंसी है, वर्क एफिशिएंसी है बैंकिंग सिस्टम की, वो अच्छी हो जाएगी। ऋण देने की लागत कम हो जाएगी, यानी जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है, जो लोन देने की लागत होती है, कॉस्टिंग आती है, वो कम हो जाएगी। देन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में भारतीय बैंकों की प्रतियोगिता करने की क्षमता बढ़ेगी, यानी जो हमारे जो देश के इंडियन बैंक जो है हमारे, वो उन बैंकों का इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। बैंकिंग क्षेत्र में प्रबंधन यानी मैनेजमेंट में भी सुधार होगा। देश को विकास के लिए पूंजी के लिए विदेशों में निर्भरता कम हो जाएगी, यानी हमारे देश को पहले जैसे कि विदेशों से पैसा उधार लेना पड़ता है डेवलपमेंट कार्यों के लिए, विकास काम के लिए। लेकिन अगर हमारे बैंकों के पास, हमारे देश के बैंकों के पास ही अगर पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा उसके पास फंड होंगे, तो हम अपने बैंकों से ही लोन लेके विकास का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने खास तौर से जो स्टूडेंट आईएएस का, आरएएस का एग्जाम दे रहे हैं, उनके बेसिक नॉलेज के जीके के जनरल पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ साथ जो बैंक वाले बच्चे बैंक एग्जाम देंगे एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एकेडमिक एग्जाम में भी आता है थोड़ा टॉपिक इसका, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार इसको रिविजन करके देखना, और इसको याद नोट्स बना लेना। इसके जो स्टूडेंट है वो नोट्स जरूर बना लेना, इसके नोट्स बहुत काम आएंगे आपके। और मुझे बताना कि मेरे वीडियो में क्या क्या कमियां हैं, ताकि आने वाले वीडियो में उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और आप ट्राई करें कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूंगा इकोनॉमिक्स के ऊपर या जीके के ऊपर, तो आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू सो मच।